हेलो फ्रेंड्स, भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत जो पिछली क्लास में हमने साइकोन पढ़ा था, उस साइकोन की हमने इंटरनल एंड एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ ली थी। नेक्स्ट आज का हमारा जो टॉपिक है बॉडी बोन ऑफ साइकोन। साइकोन की जो बॉडी बोन है वो किसकी बनी होती है, या साइकोन के बॉडी बोन के अंतर्गत कितने लेयर होते हैं। बॉडी बोन बोले तो इसकी होती है देह भित्ति। अब हम जैसे ही जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं तो जंतुओं के वर्गीकरण का एक आधार होता है शरीर का संगठन। अब इस शरीर के संगठन के आधार पर हम बात करते हैं तो कई के अंतर्गत सेलुलर लेवल होता है, टिश्यू लेवल होता है, कई के अंतर्गत ऑर्गन टिश्यू लेवल होता है या ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। तो इसी प्रकार से जो साइकोन होता है उस साइकोन के अंतर्गत जो शरीर संगठन होता है वो संगठन कोशिकीय प्रकार का होता है। कोशिकीय प्रकार का होता है, यानी कि इनका जो शरीर होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और साथ ही ये द्विस्तरीय होता है। कौन सा होता है? ये द्विस्तरीय होता है, यानी कि इसकी जो देह भित्ति होती है, बॉडी बोन होती है, वो 2 लेयर के अंतर्गत होती है। अब ये द्विस्तरीय डिप्लोब्लास्ट जिसे हम कहेंगे, जिसके अंतर्गत पहले लेयर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे जो बाहरी स्तर होता है उसका नाम है पिनेकोडा, और जो दूसरा इसके अंतर्गत लेयर होता है उसको हम बोलते हैं कोएनोडर्म। कोएनोडर्म और पिनिकोडर्म क्या है? इसके 2 स्तर होते हैं इसके बॉडी बोन के अंतर्गत, और इसका जो शरीर संगठन है वो कोशिकीय प्रकार का है और द्विस्तरीय होता है। लेकिन दोनों लेयरों के मध्य में एक जिलेटिन नामक पदार्थ पाया जाता है और उससे एक परत बन जाती है, और उसको हम परत में काउंट नहीं करते, लेयर में काउंट नहीं करते, लेकिन इसके मध्य के अंतर्गत जो जिलेटिन का लेयर होता है जिसके अंतर्गत कई अमीनोसाइड सेल्स वगैरह ये पाई जाती है, उसको हम मीसेनकाइमा के नाम से जानते हैं। तो ये अपने समझ में आया कि जो साइकोन है, साइकोन का जो शरीर है वो डिप्लोब्लास्टिक यानी कि 2 स्तर से मिलकर बना होता है। फर्स्ट पिनेकोडर्म और सेकंड है कोएनोडर्म। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पिनेकोडर्म। सबसे पहला जो लेयर है और उस लेयर का नाम है पिनेकोडर्म। ये जो पिनेकोडर्म है ये क्या है? तो सबसे बाहरी स्तर, ये क्या है? सबसे बाहरी लेयर है, यानी कि सबसे बाहरी स्तर है। साथ ही अगर हम इसको बात करते हैं तो यह 2 भागों से या 2 परतों से मिलकर बना होता है। इसके भी 2 परत होती है, 2 परत से मिलकर बना होता है। और उन परतों को अगर हम बात करते हैं तो एक तो है पिनेकोडर्म और एक है इसके अंतर्गत एंडोपिनेकोडर्म। ये 2 लेयर इसके अंतर्गत है, एक्सोपिनेकोडर्म है, एंडोपिनेकोडर्म। यानी कि ये जो पिनेकोडर्म है इसके अगर हम बाहरी की अगर इसकी बात करते हैं तो ये तो क्या हो जाता है अपना एक्सोपिनेकोडर्म, और यहाँ से अगर इसकी बात करते हैं तो ये हो जाता अपना एंडोपिनेकोडर्म। अब अगर इसकी हम बात करते हैं एक्सोपिनेकोडर्म, ये क्या है? सबसे बाहरी स्तर होता है और साइकोन की जो पूरा शरीर होता है उसमें पाया जाता है, लेकिन ओस्टिया और क्या है ओस्कुलम, इन 2 स्ट्रक्चर को छोड़ के ये सभी पर पाया जाता है एक्सोपिनेकोडर्म का लेयर। केवल ओस्टिया और ओस्कुलम जहां पर है वहां पर ये क्या होता है? एब्सेंट होता है, यानी कि नहीं पाया जाता है कौन? एक्सोपिनेकोडर्म लेयर। साथ ही अगर हम एंडो की बात करते हैं तो ये इनकरेंट कैनाल और स्पंजोसील के अंतर्गत पाया जाएगा। एंडो
इसकी एंडोपिनेकोडर्म की अगर हम बात करते हैं तो ये इन करंट कैनाल और कौन सा है स्पोंजोसील, स्पोंजोसील जो केविटी है उसके अंतर्गत ये एंडोपिनेकोडर्म का क्या रहता है, आवरण स्थित रहता है, बाकी जगह ये नहीं पाया जाता है तो एंडोपिनेकोडर्म। अब हम आगे जैसे ही बात करते हैं तो पिनेकोडर्म में अनेक पिनेकोसाइट सेल्स पाई जाती है। अभी हम इसी की बात करते हैं, पिनेको जो डर्म है उस पिनेकोडर्म के अंतर्गत अनेक क्या पाई जाती है, पिनेकोसाइट सेल पाई जाती है। पिनेकोसाइट्स क्या पाई जाती है, सेल्स पाई जाती है, किसके अंतर्गत, पिनेकोडर्म लेयर के अंतर्गत। साथ ही ये जो सेल्स होती है पिनेकोसाइट, ये एक तो कैसी होती है, चपटी होती है, साथ ही ये बहुभुजीय होती है, यानी कि साथ में कैसी होगी, ये चपटी होगी और कैसी होती है, ये बहुभुजीय होती है। आगे अगर हम बात करते हैं तो एक पिनेकोसाइट सेल के मध्य एक ऐसे उभारनुमा हम्पनुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है और उस उभारनुमा स्ट्रक्चर के अंतर्गत क्या प्रेजेंट रहता है, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस पाया जाता है। साथ ही आगे अगर हम बात करते हैं पिनेकोसाइट के किनारों से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और इनके अंतर्गत जो पिनेकोसाइट सेल्स होती है ये क्या है, इनके किनारे एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच रहते हैं। जैसे मान लीजिए ये पिनेकोसाइट सेल है, अब इसका ये किनारा, अभी ये पिनेकोसाइट सेल है, इनके किनारे एक दूसरे जो सेल है इनसे क्या है, दबे हुए होते हैं। इस कारण से इनके अंतर्गत क्या होता है, संकुचन की क्षमता पाई जाती है और जिससे साइटोन में क्या होती है, गति होती है। इस कारण से इनमें क्या होता है, संकुचन की क्या होती है, क्षमता होती है और इस कारण से क्या होती है, जो साइटोन है उस साइटोन में क्या होती है बेटा, गति होती है। ये इसके बारे में है, किसके बारे में, पिनेकोडर्म के बारे में। आगे की ओर हम जैसे ही बढ़ते हैं तो जो शिशु साइटोन होता है उस शिशु साइटोन के अंतर्गत एक कैरेक्टर जो इनके अंतर्गत पाया जाता है वो ये है कि शिशु साइटोन में इन करंट कैनाल में रेडियल कैनाल के बाद, कौन सा साइटोन है, शिशु साइटोन। इस शिशु साइटोन के अंतर्गत इन करंट कैनाल व रेडियल कैनाल के अंतर्गत क्या है, एक प्रकार की सेल पाई जाती है। उन सेल को पोरोसाइट सेल के नाम से जाना जाता है। पोरोसाइट सेल है, इसके नाम से जाना जाता है। ये शिशु साइटोन के अंतर्गत पाई जाती है। लेकिन जैसे ही साइटोन बड़ा होता जाता है, व्यस्त होता जाता है, जब ये पोरोसाइट सेल है ये अपने प्रोसोपाइल के अंतर्गत कन्वर्ट हो जाती है। प्रोसोपाइल के अंतर्गत क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि उड़ जाती है और वो छिद्र बन जाता है। तो सबसे पहला लेयर हमने क्या पढ़ा, पिनेकोडर्म सबसे बाहरी स्तर है, दो परतों से मिलकर बना होता है, एक्सोपिनेकोडर्म और दूसरा कौन सा बेटा, एंडोपिनेकोडर्म। एक्सोपिनेकोडर्म ओस्टिया जो ओस्कुलम होता है वहां पर नहीं पाया जाता, बाकी पूरी बॉडी वॉल पर पाया जाता है। एंडोपिनेकोडर्म इनकरेक्ट कैनाल में स्पोंजोसील होता है, उसका आंतरिक स्तर बनाता है, बाकी जगह नहीं पाया जाता। साथ ही इसके अंतर्गत अनेक सेल्स पाई जाती है जिनको पिनेकोसाइट सेल्स के नाम से जाना जाता है। ये सेल्स कैसी होती है, चपटी एवं बहुभुजी होती है। साथ ही सेल्सों के जो किनारे होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। बात आगे हम करते हैं तो इनके अंतर्गत एक उभारनुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है। उस उभारनुमा स्ट्रक्चर के अंतर्गत क्या होता है, केंद्रक होता है। इनमें संकुचन की क्षमता पाई जाती है पिनेकोसाइट सेल्स के अंतर्गत, और पिनेकोसाइट सेल में संकुचन की क्षमता पाए जाने के कारण साइटोन क्या करता है, गति दर्शाता है। शिशु साइटोन के अंतर्गत इनकरेक्ट कैनाल और रेडियल कैनाल के मध्य में प्रोसोसाइट सेल्स पाई जाती है जो एडल्ट के अंतर्गत प्रोसोपाइल के अंतर्गत क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है।
जो कि एक इनकरंट कैनाल का क्या होता है, वे होता है, यानी कि मार्ग होता है। ये हमारा कौन सा था भाई, पिनेकोडा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमारा दूसरा जो लेयर आता है उस लेयर का नाम है कोएनोडा। दूसरे जो लेयर है उस लेयर का नाम क्या है, कोएनोडा। इस लेयर की हम बात करते हैं जिसका नाम है सेकंड लेयर है और उसका नाम है कोएनोडा। कोएनोडर्म जो कि क्या है, पिनेकोडर्म है, उसके नीचे पाया जाता है, यानी कि भीतरी स्तर होता है और इसके अंतर्गत अनेक कोएनोसाइट पाए जाते हैं। यानी कि ये क्या है, एक तो भीतरी स्तर है और इसके अंतर्गत अनेक कोएनोसाइट्स सेल्स क्या होती है, पाई जाती है। साथ ही अगर हम बात करते हैं तो ये कोशिकाएं एक कीट के आकार की या जो फनल होता है उस फनल के आकार की होती है, इसलिए इन कोएनोसाइट सेल को कीट सेल या फनल सेल के नाम से भी जाना जाता है। कीट कोशिकाओं का अगर हम बात करते हैं तो अब आपके ये जो डायग्राम आपको बना रखा है ये है कीट सेल, या इसको बोला जाता है फनल सेल। ये जो सेल्स हैं ये कोएनोसाइट्स, कीट सेल या फनल सेल के नाम से जाना जाता है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो देखिए, कीट कोशिका के स्वतंत्र सिरे पर एक कसाव उपस्थित होता है, फ्लैजिला, इसी को बोला जाता है कसाव या फ्लैजिलम। ये क्या है, कीट कोशिका का जो स्वतंत्र सिरा है वहां पर स्थित होता है, सिंगल फॉर्म में होता है। इसका जो पश्च सूत्र होता है वो एक बेसल ग्रेन्यूल्स यानी कि आधार कणिका से क्या रहता है, अटैच रहता है। बेसल ग्रेन्यूल्स आधार कणिका है, उसके द्वारा क्या है, लगा हुआ रहता है, अटैच रहता है। आधारी कणिका के चारों ओर 20 से 30 क्या है, सूक्ष्मांकुर माइक्रोविलाई है, इस पर पाई जाती है। कसाविका और सूक्ष्मांकुर मिलकर एक कोलर बनाते हैं, यानी कि कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर ऐसे सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं और ये 20 से 30 इस प्रकार की संख्या के अंतर्गत होते हैं और इनको मिलाकर कहा जाता है कोलर। इनको मिलाकर क्या कहा जाता है, कोलर के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये क्या है, इसका कोलर है, इसका कीट सेल का। आगे हम जैसे ही चर्चा करते हैं तो इसके अंतर्गत कोएनोसाइट के अंतर्गत एक बड़ा सुस्पष्ट न्यूक्लियस पाया जाता है और उस न्यूक्लियस के अंदर ये क्या होती है, न्यूक्लियोस यानी कि केंद्रिका उसके अंतर्गत पाई जाती है। इसके अंतर्गत ये साइटोप्लाज्म होता है, उस साइटोप्लाज्म के अंतर्गत कई कोशिकांग है वो पाए जाते हैं, जैसे फूड वैक्यूल खाद्य नाली है, ईआर है अंतःप्रदव्य जालिका है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये राइबोसोम है, ये इसके अंतर्गत है पाए जाते हैं। तो विभिन्न कोशिकांग होते हैं कीट सेल या फनल सेल के अंतर्गत क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। साथ ही हम बात करते हैं कोएनोसाइट सेल्स होती है, इनके पश्च भाग पर एक प्रवर्धनुमा संरचनाएं निकलती रहती है। उन प्रवर्धनुमा संरचनाओं को प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस यानी कि जीव द्रव्य प्रवर्धनुमा के नाम से जाना जाता है, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। ये जो संरचनाएं होती है ये प्रोटोप्लाज्मिक क्या होती है, प्रोसेस होती है। साथ ही अगर हम बात करते हैं जिन कोएनोसाइट सेल्स होती है वो रेडियल कैनाल में जल धारा को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। कोएनोसाइट सेल्स होती है वो जो साइटोम के अंतर्गत कैनाल सिस्टम है और उस कैनाल सिस्टम के अंतर्गत जो रेडियल कैनाल पाई जाती है उस रेडियल कैनाल के अंतर्गत जल को बढ़ाने का कार्य करती है। और वो आपको ध्यान होगा मैंने इस प्रकार से कुछ डायग्राम बनाया था, ये इसके अंतर्गत
अगर हम बात करते हैं तो ये इस प्रकार से, तो ये तो क्या हो जाते हैं, जैसे अपन अगर बात करते हैं तो ये तो हो जाते हैं अपने पास क्या है, ये जो चित्र यहाँ पर जैसे पाए जाते हैं तो इन चित्रों को तो हम कोष्ठिया के नाम से जानते हैं। ये कैनाल होती है, ये प्रोसोपाइल होती है, ये रेडियल होती है और ये क्या होती है, एपोपाइल। तो रेडियल कैनाल के अंतर्गत जल को आगे बढ़ाने का जो कार्य करती है वो कौन सी सेल करती है, कोएनोसाइट्स करती है। कोएनोसाइट्स भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके और उनको पाचन करने का भी क्या करती है, कार्य करती है। तो ये इसके बारे में है, कोएनोडर्म के बारे में। अब हमारा जो लेयर है मध्य वाला जो बचा हुआ है, और उस लेयर का नाम है मेसेनकाइमा, जो कि एक लेयर नहीं है लेकिन उसको हम तीसरा लेयर मान सकते हैं। वैसे इसमें दो ही होते हैं, मध्य वाले का नाम है मेसेनकाइमा लेयर। और ये मेसेनकाइमा जो लेयर होता है ये जिलेटिन पदार्थ युक्त होता है, और इसके अंतर्गत क्या पाए जाते हैं, इसके अंतर्गत अनेक अमीबोसाइट सेल्स पाई जाती है, कोशिकाएं हैं वो पाई जाती है, किसके अंतर्गत, जिलेटिन युक्त पदार्थ के अंतर्गत। और इसमें से अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे पहले जो सेल्स आती है उसका नाम है आर्कियोसाइट सेल्स। इस जो जिलेटिन पदार्थ है इसके अंतर्गत ये सेल्स पाई जाती है, ये अमीबियोसाइट सेल्स होती है, और ये कई प्रकार की सेल्स होती है, कम से कम ये 6-7 प्रकार की होती है। एक साथी भी होती है जिसका नाम है जर्म सेल। तो लगभग 7 प्रकार की सेल होती है जो इस जिलेटिन युक्त पदार्थ के अंतर्गत पाई जाती है, जिसमें सबसे पहले है आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट एक अनियमित आकृति की कोशिका होती है, अमीबा की तरह होती है। साथ ही इसकी हम बात करें तो इसका केंद्रक बड़ा एवं स्पष्ट होता है, केंद्रिका भी इसके अंतर्गत पाई जाती है, और ये आहार एवं अवशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उनको इधर उधर करने का कार्य करती है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंतर्गत है, न्यूक्लियस केंद्रिका पाई जाती है। ये साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इस सेल का नाम क्या है, अमीबियोसाइट। उसके क्या होती है, एक प्रकार से अमीबीय प्रकृति की होती है, और इसका कार्य क्या है, भोज्य पदार्थों को इधर उधर करने का होता है। और ये जो कोशिका होती है आर्कियोसाइट, एक पूर्ण सख्त कोशिका होती है, पूर्ण सशक्त आप कह सकते हैं, या सख्त कोशिका है उसके नाम से जाना जा सकता है। और पूर्ण सख्त जो कोशिका है उसको टोटिपोटेंट के नाम से जानते हैं, टोटिपोटेंट। इसका मतलब क्या होता है, ये जो सेल्स होती है ये सभी कार्य करने की क्या रखती है, क्षमता रखती है, यानी कि जनन का, श्वसन का, उत्सर्जन का, एक सेल से नए सेल बनाने का, ये इस प्रकार के सभी कार्य करने की क्या रखती है, क्षमता रखती है। तो उसको हम टोटिपोटेंट या पूर्ण सख्त के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद में जो सेकेंड इसमें जो सेल आती है उसका नाम है कोलेनोसाइट सेल्स। ये छोटी होती है, ताराकार एक आकृति की होती है, अमीबीय प्रकृति की होती है। ये कैसी होती है, ताराकार आकृति, अमीबीय क्या होती है, प्रकृति की होती है। साथ ही इसके जो कोशिका है उसमें से क्या है, पतले पतले तंतु के समान उत्पाद पाए जाते हैं जो एक तंत्रिका तंत्र के समान कार्य करते हैं। इसके जो सूडोपोडिया है, उत्पाद है, उनसे क्या है, पतले फाइबर जैसे यानी कि तंतु निकलते हैं, और ये तंतु होते हैं एक न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका की भांति क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और इस प्रकार की जो सेल्स होती है उसको कोलेनोसाइट सेल्स के नाम से
जाना जाता है। इसके अंतर्गत वही केंद्रक होता है, ये साइटोप्लाज्म है, और ये इसके अंतर्गत क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हमारे पास अगली जो सेल आती है उसका नाम है थिसोसाइट सेल्स। ये है थिसोसाइट सेल्स है, ये भी अमीबीय प्रकृति की होती है, अनिश्चित आकृति की होती है, जिसमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, लेकिन इसमें पाली यानी कि लौह युक्त क्या पाए जाते हैं, स्यूडोपोडिया कूटपाद पाए जाते हैं। और ये जो कूटपाद होते हैं ये भोज्य पदार्थों को संचय करते हैं, इसलिए इनको संचय कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। संचय सेल के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसके ये जो स्यूडोपोडिया होते हैं ये भोजन का संग्रह करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अगले हमारे जो साइट सेल्स आती है उससे नाम से स्पष्ट होता है, जिसका नाम है क्रोमोसाइट सेल्स। अब क्रोमोसाइट सेल्स होती है वो भी एक अमीबीय प्रकृति की होती है, अनियमित आकृति की। स्यूडोपोडिया वो पाए जाएंगे, वो लौह युक्त होते हैं, पाली युक्त होते हैं। साथ ही इसके अंतर्गत कोशिका द्रव्य पाया जाता है, केंद्रक स्पष्ट होता है, और कोशिका द्रव्य के अंतर्गत इसमें पिगमेंट यानी कि वर्णक पाए जाते हैं। और ये वर्णक जो साइटोन होता है उस साइटोन को रंग प्रदान करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो ये जो सेल है उसका नाम है क्रोमोसाइट सेल्स। अगली जो सेल्स है उस सेल का नाम है ग्लैंड सेल्स। ये भी ग्लैंड सेल्स, ये यानी कि पहली हो गई अपनी, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, और ये पांचवी सेल है उसका नाम है ग्लैंड सेल। और ये जो ग्लैंड सेल होती है गोल होती है, अंडाकार होती है, इनमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है एवं इन कोशिकाओं के द्वारा यानी कि गोल होगी, अंडाकार होगी, स्पष्ट केंद्रक है, इसके अंतर्गत पाया जाएगा। इसके अंतर्गत जो सेल्स होती है ये ग्लैंड सेल्स होती है, ये क्या करती है, चिकने पदार्थ का स्त्राव करती है। ग्लैंड सेल्स है ये क्या करती है, चिकने पदार्थ है उसका स्त्राव करती है, और चिकना पदार्थ का स्त्राव करने के साथ साथ ये चिकना पदार्थ होता है जो साइटोन है, उस साइटोन को किसी भी आधार या सतह से चिपकाने के में हेल्प करता है। या इस सेल्स के द्वारा जो चिकना पदार्थ स्त्रावित होता है जिसकी सहायता से साइटोन होता है किसी भी आधार से या शैवाल से क्या होता है, चिपक जाता है। आगे की ओर हम चलते हैं तो आगे जो सेल है उसका नाम है स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स। स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स गोल आकार की होती है, यह भी अमीबीय प्रकृति की होती है, केंद्रक इसके अंतर्गत पाया जाता है। ये इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। साथ ही ये जो सेल्स होती है इसके द्वारा जो साइटोन होता है उस साइटोन का जो शरीर होता है उस पर स्पिक्यूल्स यानी कि जो कंटिका होती है उन कंटिकाओं का क्या होता है भाई, निर्माण होता है। और इससे बनने वाली कंटिकाओं की प्रवृत्ति के आधार पर, इससे बनने वाली जो कंटिका होती है उस कंटिकाओं की प्रवृत्ति के आधार पर इसे हम एक तो कैल्कोब्लास्ट के नाम से इसको हम जान सकते हैं, कैल्कोब्लास्ट है यानी कि कैल्शियम से, सिलिकोब्लास्ट है यानी कि सिलिकॉन से बने हुए, एक होती है स्पोंजियोब्लास्ट यानी कि स्पंज के द्वारा या स्पंज जैसी जो कंटिकाएं बनी होती है। तो उस आधार पर भी ये तीन टाइप की हो सकती है, कैल्कोब्लास्ट, सिलिकोब्लास्ट और स्पोंजियोब्लास्ट। ये क्या करती है, कंटिकाओं का निर्माण करती है, गोल अनियमित आकृति की होती है। और लास्ट जो हमारी जो सेल्स बनती है उसका नाम है जर्म सेल। और ये जर्म सेल होती है मेसेनकाइमा के अंतर्गत ही पाई जाती है, और इनके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक क्या होता है, नर युग्मक व मादा युग्मक का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। और ये जो जर्म सेल है इन जर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, आर्कियोसाइट्स सेल के द्वारा। इनके द्वारा क्या होता है, इनका निर्माण होता है। तो ये
क्या है साइकोन है, उस साइकोन का बॉडी वॉल है, स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है, संरचना के अंतर्गत। तो सामान्यतः अगर हम बात करते हैं तो दो बॉडी वॉल है इसके अंतर्गत, पिनेकोडर्म और कोएनोडर्म। पिनेकोडर्म के अंतर्गत पिनेकोसाइट सेल्स पाई जाती है, कोएनोडर्म के अंतर्गत कोएनोसाइट सेल्स या कीट सेल या पराग सेल पाई जाती है, जिसकी ये स्ट्रक्चर होती है। मेसेंकाइमा मध्य वाला स्तर होता है और उस मध्य वाले स्तर के अंतर्गत अनेक मतलब जेनेटिक युक्त पदार्थ होता है, जिसके अंतर्गत अनेक अमीनोसाइट सेल्स पाई जाती है। और उस अमीनोसाइट सेल्स के अंतर्गत आर्कियोसाइट सेल, कोलेनसाइट सेल, थीसोसाइट सेल्स, क्रोमोसाइट सेल्स, ग्लैंड सेल्स और कौन सी इसके अंतर्गत स्क्लेरोप्लास्ट सेल्स और जर्म सेल्स होती है, वो इसके अंतर्गत पाई जाती है। इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा जो साइकोन है, उस साइकोन का क्या हो जाता है, बॉडी वॉल हो जाता है। अब इसमें छोटे से दो टॉपिक है, उनको भी हम देख लेते हैं। एक तो साइकोन में क्या है, श्वसन है। इसको यहाँ से जैसे हम बात करते हैं तो साइकोन में श्वसन है, वो बिल्कुल ही छोटा है। अगर टॉपिक की बात करते हैं साइकोन में श्वसन, तो देखो श्वसन के लिए इनमें कोई विकसित जो अंग होते हैं वो तो विकसित नहीं होते हैं, और इनमें विसरण द्वारा, गैसीय विनिमय द्वारा, विसरण द्वारा, गैसीय विनिमय द्वारा क्या होता है, श्वसन की प्रक्रिया होती है। यानी कि जैसे ही जल अंदर जाता है और बाहर आता है तो जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है उसको ये श्वसन के रूप में उपयोग कर लेते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको शरीर से क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो इनमें ये श्वसन की प्रक्रिया होती है। उसके बाद में साइकोन के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो साइकोन में उत्सर्जन, तो उत्सर्जन के हम बात करते हैं तो कोई विशेष जो अंग होते हैं वो विशेष अंग क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं। साथ ही इनके अंतर्गत वही विसरण विधि द्वारा, विसरण विधि द्वारा शरीर की जो सामान्य सतह है, यानी कि इनके अंतर्गत कोई विशेष अंग नहीं होते हैं, और उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने अवशिष्ट पदार्थ, बने अवशिष्ट पदार्थों को जलधारा में डाल दिया जाता है, जलधारा में डाल दिया जाता है। जैसे अमोनिया वगैरह ये होती है, तो इनको क्या है, इनके अंतर्गत जो कैनाल सिस्टम होता है, उस कैनाल सिस्टम के अंतर्गत क्या है, ये अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको जो स्पॉन्ज सेल के अंतर्गत जो जल इकट्ठा होता है उसके अंतर्गत डाल दी, कोशिकाएं वो डाल देती है, और फिर वो जैसे ही ओस्कुलम के द्वारा बाहर निकलता है तो अवशिष्ट पदार्थ शरीर के अंदर से क्या है, बाहर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से दोनों में यानी कि श्वसन और जो उत्सर्जन है उनके लिए कोई विशेष अंग नहीं होते, एक सामान्य प्रक्रिया के द्वारा श्वसन एवं उत्सर्जन की प्रक्रिया है वो क्या होती है, संपन्न होती है। तो हमने साइकोन के अंतर्गत क्या पढ़ लिया, इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ ली और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ ली। साथ ही इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमने श्वसन पढ़ लिया, उत्सर्जन पढ़ लिया, और आज हमने क्या पढ़ा था, बॉडी वॉल पढ़ा। नेक्स्ट के अंतर्गत इसमें जो स्पीक्यूट से कंटिकाएं हैं और जो जनन है उसको हम पढ़ेंगे फिर साइकोन के अंतर्गत नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।